5 डे 5 स्किल्स के डे नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। और डे 1 हमारा जो डेडिकेटेड है वो है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग को लेके। तो मैं आप सभी के साथ में सबसे पहले बात करूंगा कि आज जो हम ये वीडियो देखने वाले हैं और जो स्किल हम सीखने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर प्लानिंग के बारे में, क्योंकि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर जो है डिजाइन की जाती है तो उससे पहले उसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनती हैं। उसी के बाद जो है उसकी स्ट्रक्चर को जो है डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि जब भी हम कोई भी आर्किटेक्चर प्लानिंग अगर कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो हमें स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें उसके अंदर ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप निकल के आता है जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर या एक सिविल इंजीनियर का निकल के आता है कि कॉलम की प्लेसिंग। तो हम बात करेंगे कि किसी भी आर्किटेक्चर प्लान के अंदर हमें कॉलम की प्लेसिंग कैसे करनी है, कॉलम कहाँ पे प्लेस करना है, कॉलम कहाँ पे प्लेस नहीं करना है, सारी चीजें जो है उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बीम लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हम लोग फाइल इंपोर्ट करते हैं स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके अंदर हमारे कॉलम के साथ साथ बीम का लेआउट भी हमारे पास में होना जो है वो काफी जरूरी है। इसके बाद हम लोग जो है हमारी फाइल को इंपोर्ट करेंगे स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर, और स्टैड प्रो के अंदर हम उसका मॉडल क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसको प्रॉपर्टी असाइन की जाएगी। देन उसके बाद में उसमें लोड अप्लाई किए जाएंगे, सिस्मिक लोड भी उसमें अप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी तरह के लोड होते हैं, लाइव लोड, डेड लोड, सारे लोड की कैलकुलेशन करनी भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर हो सके। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक वैल्यू आपको बता दूंगा कि हाँ ये वैल्यू यहाँ पे इतनी लगा लीजिए और इतनी वैल्यू लगा लीजिए। मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे आई है तो ये वैल्यू कैसे आई है, ताकि इन फ्यूचर में अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट और डिफरेंट कंडीशन के साथ में उसको डिजाइन करना चाहो तो आप बड़े ही आसानी से उसको डिजाइन कर सको। क्योंकि मेरा मकसद जो है आपको रटवाना नहीं है, आपको समझाना है, ताकि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जो है भविष्य में काम कर सके। उसके बाद स्ट्रक्चर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद अगर कोई एरर आता है या कोई वार्निंग आती है, उसको मैं रिमूव करके भी आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई एरर या कोई वार्निंग आती है तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर का जो आपकी नॉलेज है वो भी आपकी काफी हद तक इंक्रीज हो। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के अंदर। आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में हम उसको करेंगे डिजाइनिंग। एनालिसिस वाला पार्ट हमारा रहेगा जो स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर है, और डिजाइनिंग वाला पार्ट रहेगा हमारा आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के अंदर। आरसीडीसी सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा यह है, एक तो ये डिजाइन के साथ साथ हमें ड्राइंग्स बनी बनाई ड्राइंग्स हमें देता है सारी की सारी। इसके अलावा हमें अगर बीबीएस चाहिए तो बीबीएस भी हमें कैलकुलेट करके देगा। इसके अलावा अगर हमें बिल ऑफ क्वांटिटी चाहिए, मान लीजिए हमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, इसके अलावा हमें रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो सारी क्वांटिटी हमें ये कैलकुलेट करके देता है। बिना किसी एफर्ट के हम डिजाइनिंग भी कर लेते हैं, हम लोग बीबीएस भी तैयार कर लेते हैं, और हम जो है क्वांटिटी एस्टिमेशन भी कर लेते हैं। तो एक तीर से कई निशाने लग जाते हैं, इसलिए आरसीडीसी सॉफ्टवेयर का ये सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा आरसीडीसी के एक और बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए आपका कोई कंपोनेंट फेल कर गया तो आप वहीं पे ही उसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन जो हमारा स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसके अंदर हम डिजाइनिंग करते हैं तो कोई कंपोनेंट अगर उसका फेल कर जाता है तो हमें वापस प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाना पड़ता है, वहां से वापस से उसको चेंज करके फिर से उसको असाइन करना पड़ता है। तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है जो कि आरसीडीसी के अंदर नहीं होता है। तो टोटल 3 पार्ट इस पर्टिकुलर कोर्स के रहने वाले हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर प्लानिंग, सेकंड जो है स्टैड प्रो के अंदर एनालिसिस, और उसके बाद में आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग प्रॉपर डिजाइनिंग देखेंगे। अगर कोई मेंबर फेल होता है उसको पास कैसे करते हैं, वो भी हम सारी चीजें जो है कैसे उसको रीडिजाइन किया जाता है, सारी चीजें हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करना चाहते हैं या फिर डिजाइनिंग उसकी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो है आर्किटेक्ट की तरफ से फॉरवर्ड की जाती है। या फिर कुछ केसेस के अंदर जैसे जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे हम खुद ही एज ए आर्किटेक्ट जो है वो कार्य करते हैं और हम खुद ही ड्राइंग्स बनाते हैं। मान लीजिए मेरी कोई छोटी कंसल्टेंसी फर्म है और मैं 2D प्लान्स भी खुद ही बना रहा हूँ, आर्किटेक्चर प्लानिंग भी खुद ही कर रहा हूँ, और स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग भी जो है खुद ही कर रहा हूँ। तो मैं आज हम लोग जो है ये जो हमारा कंप्लीट स्किल की वीडियो आपको मिलने वाली है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सीखेंगे। उसमें सबसे पहले हम जो है आर्किटेक्चरल ड्राइंग को रीड करेंगे, उसमें कॉलम की प्लेसिंग की बात करेंगे, देन उस फाइल को फिर हम जो है नेक्स्ट
जो हमारा सॉफ्टवेयर है स्टैड प्रो, उसके अंदर उसको इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस और डिजाइनिंग जो है वो आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के अंदर करके आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जो प्रोजेक्ट इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। 35 फीट इसकी लेंथ है और 25 फीट जो है इसकी विड्थ है। ये जो स्ट्रक्चर है G+3 स्टोरी की जो है स्ट्रक्चर ये रहने वाली है। ये वाला जो प्लान आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्लान जो है ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ये वाला जो प्लान है ये बेसिकली फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लान को थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसमें स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस की जाएंगी। अगर आप देखोगे तो ये एंट्री पॉइंट है और एंट्री करते के साथ ही यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको स्टेयर केस भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो लेवल यहाँ पे बेसिकली मेंशन है। ये लेवल आपका लेवल +2 फीट है। ठीक है, तो +2 फीट है मतलब हमारा जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोड का जो लेवल है उसको 0 0 माना गया है। उसके बाद जो पार्किंग है वो 2 फीट ऊपर है और जो हमारा फ्लोर है वो आप 0 0 से 4 फीट है और पार्किंग से 2 फीट है। यहाँ से स्टेयरकेस घूम के ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे हम लोग जो है एंट्री करते हैं, एंट्री करते के साथ ही सामने की तरफ आपको एक ओटीएस मिलेगा जो कि इस वाले टॉयलेट को और इस वाले टॉयलेट को जो है यहाँ पे वेंटिलेशन प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ इस एरिया को भी एक तरीके से वेंटिलेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे ये एक कॉमन टॉयलेट है और उसके बाद जो है ये वाला अगर आप टॉयलेट देखोगे तो ये बेडरूम के साथ में अटैच है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। साथ ही साथ ये हमारा मास्टर बेडरूम है। फ्रंट साइड पर अगर आप देखोगे तो किचन है और ये किचन है। किचन के साथ में एक स्टडी रूम, छोटा सा स्टडी रूम जो है वो बनाया गया है। मान लो कोई ऑफिस ऑफिस टाइप बना लिया अपना, या कोई बच्चे के लिए एक टेबल डाल दिया और वहां पे बच्चा जो है बैठ के पढ़ सके। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। इसके बाद आते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो सारी चीजें जो है वो सेम है। सिर्फ क्या चीजें चेंज हुई है वो मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करता हूँ। जो हमारा पार्किंग वाला एरिया था उसको एक रूम जो है गेस्ट रूम जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर, इसको हमारा गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारे आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो फ्रंट में कंप्लीट एक 3 फीट का प्रोजेक्शन निकला हुआ है। लेफ्ट साइड में भी उसको बालकनी में कन्वर्ट किया है, राइट साइड में भी उसको बालकनी में कन्वर्ट किया है, लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किचन और स्टडी रूम ये अब ऊपर की तरफ जो है आगे शिफ्ट कर दिए हैं किस पे, प्रोजेक्शन पे। ठीक है, तो नीचे जो स्टडी रूम था ऊपर उसको पूजा रूम बना दिया है और जो किचन था वो सेम एज इट ऊपर भी सेम ऐसे ही रहने वाला है। तो ये हमारी जो है आर्किटेक्चर प्लानिंग हो गई। तो जब भी कोई भी ड्राइंग जो है आर्किटेक्ट की तरफ से आती है तो इसी तरीके से प्लानिंग हमारे पास में आती है। जनरली आप देखना कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो आर्किटेक्ट प्लानिंग करता है वो ग्रिड पे प्लानिंग करता है। ग्रिड पे प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है कि आपको दिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कॉलम जो है आपको एक ही लाइन के अंदर दिखेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो आर्किटेक्चर की प्लानिंग का तरीका होता है कि जब भी वो कोई प्लानिंग करते हैं, अगर आप खुद से भी कोई प्लानिंग करोगे तो आप हमेशा ये कोशिश करना कि ग्रिड पे प्लानिंग हो। ग्रिड पे प्लानिंग का मतलब ज्यादातर कॉलम जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्टिकली, अगर आप देखो सबसे पहले, और अगर आपको दोनों साइड में ग्रिड मैच नहीं कर रही तो एटलीस्ट एक साइड आप मैच करो और दूसरी साइड मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करो मैच कराने की, जैसे यहाँ पे कराई गई है। अगर आप यहाँ पे देखो तो वर्टिकल मेरी सारी ग्रिड मैच है, हॉरिजॉन्टल मेरी थोड़ी सी ग्रिड जो है वो डिस्टर्ब है। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल देखता हूँ, एक्सएल एंटर, वी एंटर। अगर आप देखोगे सो यहाँ पे देखो ये ग्रिड हो गई जिसमें कॉलम आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ग्रिड पे भी देखो सारे कॉलम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस ग्रिड पे भी हमारे जो है सारे कॉलम है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इस ग्रिड पे भी हमारे सारे कॉलम। तो वर्टिकली अगर आप देखोगे सारे कॉलम हमारे एक ग्रिड के अंदर है। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टली के अंदर आपको जो है ये जो है एक्सेल एंटर एल एंटर, हॉरिजॉन्टल देखो ये ग्रिड हमारी मैच कर रही है, फ्रंट वाली ग्रिड भी हमारी मैच कर रही है। ठीक है, बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस ग्रिड पे सिर्फ 2 कॉलम है आपके स्टेयरकेस वाली पे, इस ग्रिड पे भी 2 कॉलम है और ये एक अलग ग्रिड यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इस तरीके से है। तो अगर आप मैं ध्यान से देखूं तो वर्टिकल मेरी ग्रिड जो है वो 100% मैच कर रही है और जो मेरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड है वो लगभग 60-70% जो है वो मैच कर रही है। मैं एक और प्लान आप सभी के साथ में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे ये एक प्लान है, इससे थोड़ा बड़ा ये प्लान है। इसका जो साइज है वो है 44 फीट 9 इंच बाई ये है 50 फीट बाई 9 इंच। अगर आप इस प्लान को देखोगे, इस प्लान के अंदर भी आपको
मैक्सिमम जो ग्रिड्स हैं वो सारी की सारी जो है एक दूसरे पे अलाइन मिलेगी। अगर आप देखोगे वर्टिकली, आप देखो वर्टिकल आपको दिख रहे होंगे सारे कॉलम एक लाइन के अंदर है। हॉरिजॉन्टली आप देखोगे तो सारे कॉलम एक लाइन के अंदर है, कोई भी कॉलम आपका इधर उधर नहीं है। तो जब भी आपके कॉलम इस तरीके से ग्रिड के अंदर होते हैं तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू वे स्ट्रक्चर्स जहां पे कॉलम एक ग्रिड में नहीं होते। क्योंकि कॉलम अगर ग्रिड पे नहीं होगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में काफी प्रॉब्लम आएगी और पता चलेगा कि आपका जो लोड है वो किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो रहा है और किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकती है, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकती है। और अर्थ स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि कुछ कॉलम आपको बहुत ज्यादा हैवी देने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्ट जो मैक्सिमम जो लोड है वो उन्हीं पर्टिकुलर पोर्शन पे कंसंट्रेट हो रहा होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हमारी ग्रिड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो सेम होगी, इसलिए इसलिए यहाँ पे कॉलम जो है वो सेम रखे गए। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। नीचे की तरफ देखो, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे देखो पार्किंग है आगे की तरफ, यहाँ पे देखो रूम टॉयलेट और ये सारी चीजें दी गई हैं। इधर देखो यहाँ पे रूम टॉयलेट सारी चीजें दी गई हैं। अब इसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे आओ तो देखो फर्स्ट फ्लोर पे आप देखोगे ये स्टेयर्स है, यहाँ पे देखो रूम है, टॉयलेट है, स्टडी रूम, पूजा रूम, यहाँ पे बेडरूम, टॉयलेट। ठीक है, चलो ये वाला जो पोर्शन है ये तो मेरा मैच कर गया। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे टॉयलेट है, ये बेडरूम, आगे बेडरूम, बीच में आप देखोगे तो कितना बड़ा हॉल यहाँ पे जो है वो दिया गया है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ अगर आप आओगे तो ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे चार फ्लैट जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। ये मेरा फर्स्ट फ्लैट है 1 BHK सेट। ठीक है, ये मेरा सेकंड फ्लैट है 1 BHK सेट। इसके बाद देखोगे तो ये मेरा थर्ड फ्लैट है 1 BHK सेट। ठीक है, उसके अलावा ये एक फ्लैट है जो फोर्थ फ्लैट है, और ये एक फिफ्थ फ्लैट है। टोटल 5 फ्लैट बनाए गए, मतलब मैं 4 बता रहा था, टोटल 5 फ्लैट बनाए गए। और ये वाला जो फ्लैट है ना ये 2 BHK फ्लैट है। तो आप खुद देखो, इस स्ट्रक्चर्स में पार्टीशंस देखो और इस स्ट्रक्चर्स में आप पार्टीशंस देखो, लेकिन कॉलम की प्लेसमेंट इस तरीके से की गई है कि मेरा जो कॉलम है ना ही ग्राउंड फ्लोर पे कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ना ही जो कॉलम है वो कहीं फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा ना ही वो जो कॉलम है मेरा सेकंड फ्लोर पे क्रिएट कर रहा है, जबकि ग्राउंड, फर्स्ट और उसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर है तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप देखोगे तो थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट यहाँ पे है। क्लियर, ये तो जो मेरी थर्ड वाली स्ट्रक्चर है ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे डिफरेंट है। उसके बावजूद भी ग्रिड देखो कितने अच्छे से अरेंज किए। इसके अलावा ये सारे लाइव प्रोजेक्ट है, बन चुके हैं। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है इनकी जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है वो मैंने खुद की है, कॉलम की प्लेसिंग मैंने इनकी खुद की है। क्लियर, और ये लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और इनको बने हुए जो है लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। मतलब कोविड के जैसे कोविड खत्म होता तो तुरंत इनका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हो गया था। और ऐसे कई सारे मेरे पास प्रोजेक्ट हैं जो मैंने खुद डिजाइन किए हैं और वे ऑलरेडी दिल्ली के अंदर बन चुके हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे अपार्टमेंट पे, सो ये भी नोएडा का एक हमारा प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैट वाला सिस्टम था, फ्लैट थे यहाँ पे। अगर आप देखोगे इस प्रोजेक्ट को, मैं एक बार ये लाइनें बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर इसकी आप लेंथ देखोगे तो यहाँ पे देखो 109 फीट 9 इंच है, और इसका जो फ्रंट था वो 50 फीट का फ्रंट है। थोड़ा सा ये प्लॉट ना रैच में था, अगर आप देखोगे तो यहाँ से 111 फीट 6 इंच था, और इसके अलावा पीछे 50 फीट 1 इंच था। और ये भी हमारा लाइव प्रोजेक्ट है, नोएडा के अंदर ये बन रहा है। और जो है अ, अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे, इसकी जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है वो मैंने की है, और इसकी जो आर्किटेक्चर प्लानिंग है वो किसी अदर आर्किटेक्ट ने की है। क्लियर, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रिड्स को, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देखो सारी जो सारी ग्रिड है, मैक्सिमम ग्रिड आपको यहाँ पे अलाइन मिलेगी एक दूसरे के साथ में। आप वर्टिकली देखो, आप यहाँ पे वर्टिकली देखो, क्योंकि ये तो बाउंड्री वाली तो एक सेम रहेगी, लेकिन आप बीच वाली देखो, सारे देखो कॉलम आपके एक लाइन के अंदर है। यहाँ पे देखो कॉलम लाइन के अंदर है। हॉरिजॉन्टली आप देखो कॉलम एकदम लाइन के अंदर है, सारे के सारे कॉलम एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहे हैं, सारे कॉलम एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहे हैं, सारे कॉलम एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहे हैं। तो कहने का पर्पज मेरा ये है कि जब भी आप आर्किटेक्चर प्लानिंग कर रहे हैं या आपके पास में आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आती हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जो कॉलम रहे वो एक दूसरे पे अलाइन रहे। उसका बेनिफिट ये होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलती है।
अब कैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो ये ना, ये पोर्शन है, सपोज करो, ठीक है। इस पोर्शन पे ना मुझे कॉलम प्लेस करने हैं। क्या करना है? कॉलम प्लेस करना है। या मैं ये वाला पोर्शन लेता हूँ कि इस पोर्शन पे मुझे कॉलम प्लेस करने हैं। तो मैं यहाँ पे देखो, मुझे सॉरी बीम का लेआउट मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ से जो है एक्सेलेंटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा आ गया ये क्लियर। और ऐसे हम लोग जो है वर्टिकल ले लेते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर। अब यहाँ पे देखो, अब पर्टिकुलर इधर मेरा अगर कोई बीम आता है, सपोज करो मैं यही फेस ले लेता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा प्राइमरी बीम है, ये कॉलम टू कॉलम जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी कॉलम टू कॉलम आ रहा है, ये भी कॉलम टू कॉलम आ रहा है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पे ना काफी बड़ा स्पैन जो है वो हो जा रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से बीम इस कॉलम से चलेगा और इस पर्टिकुलर बीम पे आके रेस्ट करेगा। तो ये हमारा जो पैनल है दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमारा यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प हो जाएगी। तो जब भी कॉलम इस तरीके से प्लानिंग होती है, तो वहां पे हमें ये जरूर देखना है कि हमारा बेसिकली लोड डिस्ट्रीब्यूट जो है वो प्रॉपर वे में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे देखो, ये इसके फाउंडेशंस हैं सारे के सारे। आप चारों तरफ जो है वो कंबाइंड राफ्ट है और बीच में भी कंबाइंड फुटिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो इस तरीके से बेसिकली प्लानिंग की जाती है। और ये देखो यहाँ पे इसमें फ्लैट है, ये 2 BHK फ्लैट नंबर 5 है, ये 4 है, 3 है, ये भी 3 है। इसके अलावा ऊपर की तरफ चलोगे, लिफ्ट हो गया, ये स्टेयर्स हो गया। यहाँ पे 2 BHK का 1 फ्लैट, ये 2 फ्लैट है, ठीक है। और ये 1 BHK, और ये यहाँ पे 1 BHK का और एक 2 BHK का। तो इस तरीके से 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट जो है ये यहाँ पे है। तो वापस आते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली 25 बाई 35 बाई 25 जो हमने आगे डिस्कस किया है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली देखो, कॉलम कैसे प्लेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉलम प्लेस करने के लिए आपको देखना है इंटरसेक्शन पॉइंट्स, क्लियर। तो जहां पे भी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वहां पे जनरली कॉलम हमारा प्लेस किया जाता है। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, क्लियर। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, लेकिन बीच में इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। उसके अलावा ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसके अलावा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मेरा बीम आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे भी मेरा कॉलम है, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर आप देखोगे तो मोस्टली जितने भी हमने कॉलम प्लेस किए हैं वो ज्यादातर इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लेस किए हैं। इसके अलावा हमें ये भी एक चीज देखना होता है कि हम ग्राउंड पे अगर कॉलम प्लेस कर रहे हैं तो वो मेरे ऊपर की कहीं स्ट्रक्चर को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारे कॉलम उसी तरीके से लिए गए हैं कि वो मेरी किसी भी ऊपर की स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्लियर। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे ये कॉलम मैंने यहाँ पे लिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा या तो यहाँ पे बन रहा था या फिर यहाँ पे बन रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे तो मेरी वर्टिकल ग्रिड जो है वो यहाँ से आ रही है। तो इसी वर्टिकल ग्रिड को मैच करने के लिए ये कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, ताकि स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा स्टेबल रहे। क्योंकि अगर मैं इसको इधर प्रोवाइड कराऊंगा या मैं इधर प्रोवाइड कराऊंगा तो ये जो मेरा गैप है ये भी काफी ज्यादा हो जाएगा और मेरी जो वर्टिकल ग्रिड है ये भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके बाद जब आप इस तरीके से कॉलम की प्लेसिंग कर लो, कॉलम की प्लेसिंग करने के बाद में आपको जो है उनके सेंटर लाइन से इस तरीके से लाइन जो है वो क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है कॉलम के सेंटर टू सेंटर, ठीक है। जितने भी मेरे कॉलम के सेंटर टू सेंटर है वो सारी लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। फिर इस फाइल को हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है स्टैड प्रो के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे मेरा कॉलम आएगा, इस पॉइंट पे मेरा कॉलम है, इस पॉइंट पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, इस पोर्शन पे कॉलम है, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि इन कॉलम से कॉलम पे ये सेंटर लाइन हमें जस्टिफाई हो रही है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लाइंस आपने ली है ये किस चीज की लाइन ली है? जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? यहाँ पे मैं, जो मेरा यहाँ पे देखो बीम आ रहा है, मैं थोड़ा सा ना इसको इधर कर लेता हूँ।
क्योंकि हमारा जो स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन क्या करता है, वो बीम भी डिजाइन करता है, कॉलम भी डिजाइन करता है। तो हमें कॉलम की प्लेसिंग भी उसको, बीम की प्लेसिंग भी उसको दिखानी पड़ेगी। तो ये वाले जो मेरे पोर्शन है, ये सारे मेरे वे पोर्शन है जहां पे मेरे क्या है, कॉलम्स है। क्लियर? यहाँ पे भी कॉलम है, 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 यहाँ पे भी कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम है और ये कॉलम है। इसके बाद आप ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन मेरी रिप्रेजेंट कर रही है बीम को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे बीम को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ पे देखो ये एक लाइन है जो कि मेरी इस बीम को रिप्रेजेंट कर रही है। इस बीम का काम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी वॉल है, तो ये वॉल कहाँ टिकेगी, बीम के ऊपर टिकेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी ये लाइन है, ये लाइन मेरी कहाँ पे है, क्योंकि मेरा जो है ये यहाँ पे जो वॉल है, ये वॉल है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा बीम है, ये मेरा बीम इस वाली वॉल के लिए है। ये वाला जो बीम है ये फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो हमारी ये वॉल आगे की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि हमें प्रोजेक्शन पे जाना है। सो उसके लिए ये बीम है। इसके अलावा ये देखोगे ये सब जो है ये मेरी इस वॉल के लिए बीम है। ये वाला जो बीम है ये वाला बीम है। ये जो बीम है ये मेरे स्टेयर केस वाले बीम है। आगे की तरफ देखोगे तो ये मेरे प्रोजेक्शन वाले बीम निकले हुए हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कॉलम और बीम का क्या करना है, लेआउट बनाना है इस तरीके से। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मेरा क्या है, कॉलम है। यहाँ पे देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो यहाँ पे मेरा कॉलम है। ऐसे आप देखोगे तो इसका इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ये है जहां पे मेरा कॉलम है। तो हम इस फाइल को क्या करते हैं, इस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल सी करते हैं, एक न्यू टैब ओपन करते हैं। क्लियर? और जब हमारी एक न्यू टैब ओपन हो जाती है, अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ न्यू टैब ओपन, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे यूनिट सेट करनी है। और यूनिट हमें वही रखनी है जो हमारी अभी प्लान के अंदर थी। तो वहाँ पे हमारी आर्किटेक्चरल यूनिट्स है, और हम इसको जो है यहाँ पे इंचेस इस तरीके से ओके कर लेते हैं। और डायमेंशन सेटिंग के अंदर भी जाके आप इसको चेंज कर लीजिए, मॉडिफाई, इसको आप करोगे आर्किटेक्चरल्स, ठीक है। और यहाँ से ओके, सेट करंट क्लोज, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है, और क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो हमारी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इस ड्राइंग को यहाँ पे आना है, सेव एज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हो, मान लो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्लिक करके आपको उसको DXF फॉर्मेट के अंदर सेव करना है। उसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना, तो आपकी फाइल DXF फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। इसको यहाँ से कट करके नो कर दीजिए, हमें इस फाइल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिनिमाइज करके देखोगे डेस्कटॉप पे, तो आपको ये फाइल यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट के नाम से ये फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये फाइल जो है सेव करनी है। अब ये फाइल हमारे क्या काम आएगी, इसी फाइल को हम स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करेंगे, और वहां पे जब इसको इंपोर्ट किया जाएगा उसके बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा, जो कि आप आगे इस वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कॉलम वाला, वो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें कॉलम की प्लेसिंग करनी है। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर को जो है ओपन कर लिया। तो जब भी आप स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन को ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपको दिखाई देता है। आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फाइल का नाम आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप नाम रखना चाहो वो आप यहाँ पे नाम रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम नेम हो गया। उसके बाद आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करके जिस भी फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हो वहां पे आप इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको एनालिटिकल मॉडल जो है वो सिलेक्ट करना है, या फिर आप बिल्डिंग मॉडल भी कर सकते हो, लेकिन एनालिटिकल मॉडल आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक यूनिट सेट करना है कि आपको इंग्लिश में करना है या फिर मैट्रिक में। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो आपका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होने वाला है, जो कि स्टैट प्रो जो हमारा VHI वर्जन है उससे काफी डिफरेंट जो है ये वर्जन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। टूल्स वगैरह लगभग सिमिलर है, लेकिन काफी सारी चीजें जो है वो काफी डिफरेंट है इस एडिशन के अंदर। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि हमने जो है इससे पहले डिस्कस किया था, जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको ऑटोकैड के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने सारे कॉलम की प्लेसिंग और सेंटर लाइन और वो सारी चीजें आप सभी के साथ में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाके आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। DXF पे आप क्लिक करोगे तो आपको बेसिकली वो फाइल आपको ढूंढनी है, जो फाइल आपने जो है
इसके अंदर सेव की थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी फोल्डर के अंदर जो है मैंने इस फाइल को सेव किया था, तो मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी फाइल हमें यहाँ पे मिल गई है। इस पे ओपन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वाई अप का ऑप्शन आएगा, और आपको मतलब वाई जो है वो अप साइड में रखना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, आपको यूनिट सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे वो यूनिट सिलेक्ट करनी है जो कि आपके ऑटोकैड प्लान की थी। तो हमारे ऑटोकैड प्लान की जो यूनिट थी वो इंचेस के अंदर थी। लोड आपको यहाँ पे किलो न्यूटन सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट करोगे तो आपकी जो यूनिट है ना, जो फाइल है उसकी यूनिट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोगों ने ड्राइंग बनाई थी ऑटोकैड के अंदर इंचेस के अंदर, लेकिन अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे इसमें, और हमारे जो स्टैट प्रो की जो यूनिट है वो है मेट्रिक यूनिट्स, मतलब मीटर के अंदर है। तो ये ऑटोमेटिक आपकी ऑटोकैड की जो फाइल है उसको कन्वर्ट कर देगा मीटर के अंदर। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारी फाइल जो है वो कैसे कन्वर्ट जो है इसके अंदर हो जाती है। ये सबसे अच्छा तरीका है। जनरली लोग क्या करते हैं कि ऑटोकैड के अंदर ही जो है इंचेस में ड्रॉ करते हैं, फिट इंचेस के अंदर, फिर ऑटोकैड में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें काफी सारी दिक्कत आती है, और कई बार जो है वो फाइल जो है वो इंपोर्ट भी नहीं हो पाती है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी जो ऑटोकैड की फाइल है वो ऑटोकैड के अंदर जो है स्टैट प्रो के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, टाइम लेने के बाद में हम इसमें आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, फाइल जो है मेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अगर आप इसको ऑटोकैड की फाइल से रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो फाइल है वो सिमिलर है जो कि फाइल हम लोगों ने ऑटोकैड के अंदर डिस्कस किया था। अब हमें इसको करना है ट्रांसलेशन रिपीट, क्योंकि हमें मल्टी स्टोरी बनाना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो G+3 स्टोरी का प्रोजेक्ट था, लेकिन हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर कंसिडर करेंगे, या आप थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि सिस्मिक लोड हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो 1.8 मीटर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो है हम इसके अंदर जो है 1 मीटर का प्लिंथ की हाइट यहाँ पे लेंगे। तो टोटल हमारी जो फाउंडेशन की डेप्थ हो जाएगी वो 1.8 मीटर प्लस 1 मीटर 2.8 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 2.8 मीटर ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे। उसके बाद हमारे फ्लोर की जो हाइट है वो 3-3 मीटर है, और टॉप पे हमारी जो ममटी और एक रूम बनने वाला है उसकी जो हाइट हम लोग रखेंगे वो 2.8 मीटर रखेंगे। सो इस तरीके से आपको इसको सिलेक्ट करना है। ज्योमेट्री वाले टूल पे आके यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन रिपीट का ऑप्शन है, वाई डायरेक्शन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2.8 मीटर इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिंक स्टेप पे आपको क्लिक जरूर कर लेना है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो देखो आपका ये ट्रांसलेशन रिपीट जो है हो चुका है। आप यहाँ पे व्यू पे आके अगर इसको फ्रंट व्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कन्वर्ट हो चुका है। नीचे वाले जो बीम है इनकी हमें कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली नहीं है, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। वापस 3D के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं सभी इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये एक कॉलम क्रिएट कर देता है। लेकिन क्या हमें इतने कॉलम की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने ऑटोकैड वाली फाइल के अंदर जितने कॉलम डिस्कस किए थे सिर्फ वो ही कॉलम हम जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर रखने वाले हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम्स है, देखो ये मेरा एक एक्स्ट्रा कॉलम है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कॉलम आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो जनरेट हो गए हैं। तो हमें वो सारे के सारे यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, सारे हमें यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे। अगर आप उसको डिलीट नहीं करोगे तो ये मल्टीपल कॉलम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा, जो कि आपके लिए बहुत ही गलत है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ओके करते हैं। सो आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो कॉलम में जो एक्स्ट्रा कॉलम्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। फिर हम फ्रंट व्यू पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे फिर से ट्रांसलेशन रिपीट पे जाना है, क्लिक करेंगे, वाई डायरेक्शन के अंदर करेंगे, और हमारा जो प्रोजेक्ट था G+3 था, तो अब हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। तो मतलब यहाँ से 4 फ्लोर और हमें ऊपर जाना है। तो 1 2 3 4, सॉरी 5 हो गया, 4, और एक फ्लोर की जो हाइट है हम 3 मीटर रखने वाले हैं। और यहाँ पे लिंक स्टेप पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे मैंने इस पर लिंक स्टेप पे जो है मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ आप ओके पे क्लिक करोगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है देखो वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको 3D के अंदर जाके देखोगे, यहाँ पे मैंने इसके 3D के अंदर जाके देखा कि यहाँ पे फिर से वो नए एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो हर फ्लोर पे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें वो डिलीट करने पड़ेंगे, तो हमें 1 बाय 1 जो है एक बार आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं, सबसे पहले जैसे मैं नीचे वाला फ्लोर ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, और आप यहाँ पे न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे, ओके पे जाएंगे। अब यहाँ से 3D पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखो सारे के सारे इस तरीके से 1 बाय 1 आपको ना ये डिलीट करने पड़ेंगे। ये देखो ये वाला बीम भी मेरा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये मेरा जो बीम है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही था, और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा यहाँ से ये आगे वाला बीम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके
ध्यान हो, जो ऑटोकैड की फाइल हम लोगों ने आप सभी के साथ में डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन पे भी इसने यहाँ पे जो है कॉलम क्रिएट कर दिया। डिलीट करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे ये देखो ये कॉलम बचा था, तो इसको भी यहाँ से डिलीट कर दीजिए। सो ये देखो हमारे जो एक्स्ट्रा कॉलम्स थे वो यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद में फिर आप हम लोग जो है यहाँ पे होल डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स पे क्लिक करते हैं, फ्रंट व्यू पे आते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस पड़ेगा, आप इस पे क्लिक करके फिर न्यू व्यू पे आना है। तो सारे के सारे स्टेप पे आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से वन बाय वन करके आप इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अननेसेसरी हमारे स्ट्रक्चर्स पे लोड क्रिएट करेंगी, तो हमें उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको सभी को यहाँ से डिलीट कर देना है, सिलेक्ट करना है, डिलीट, यस, क्लियर। और यहाँ पे देखो, हाँ ये सारे जो है हमारे यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं, क्लियर, हाँ जी डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद फिर से डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे आओगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाली स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू व्यू, ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3D के अंदर जाएंगे। सो ये वाला जो मेरा पार्ट है ये भी देखो सब एक्स्ट्रा है, तो सारे एक्स्ट्रा, सॉरी ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जितने भी एक्स्ट्राज हैं वो सभी आपको डिलीट कर देने हैं, और ध्यान रखना कि कोई भी एक्स्ट्रा जो है मतलब गलत कोई चीज डिलीट ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई चीज गलत डिलीट हो गई तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके एनालिसिस में, और आपके रिजल्ट में उसका फर्क पड़ सकता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट, यस, ओके करोगे तो यहाँ पे देखो ये भी मेरे जो है सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं, क्लियर। उसके बाद डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर्स 3D के अंदर आओगे या फ्रंट व्यू पे आओगे तो ये मेरा टॉप फ्लोर वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ना एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रह गया है। अगर आप इसको देखोगे तो कौन से वाला रहा है, अगर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हो, 3D पे आना है आपको, और मतलब न्यू व्यू पे आना है, ओके पे क्लिक करोगे और यहाँ से 3D पे आओगे तो यहाँ पे देखो ये वाला एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे हमारा कोई भी कॉलम नहीं है, अगर आपको ऑटोकैड का प्लान जो है वो याद हो, ठीक है। सो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे आइए, फ्रंट व्यू पे चलते हैं और ये मेरा टॉप फ्लोर है, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी न्यू व्यू पे आते हैं, ओके, और 3D के अंदर चलते हैं और जितने भी जो हमारे एक्स्ट्राज हैं वो सब यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि हमें इनकी कोई भी आवश्यकता जो है वो नहीं है, ठीक है। और ये सब डिलीट कर दीजिए। यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है, ये ये वाला, ये राइट क्लिक करिए, मतलब डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करिए, डिलीट, यस। तो ये भी देखो डिलीट हो चुका है। अगर आप डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर्स पे आओगे 3D में, अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो यहाँ पे ये बेसिकली सारी चीजें डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो ये ना प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, ये ठीक है। क्या हमें प्रोजेक्शन जो है प्लिंथ पे रिक्वायरमेंट है? नहीं, प्रोजेक्शन तो हमारा ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब है, मतलब फर्स्ट फ्लोर से हमारा जो स्टार्ट होगा तो ग्राउंड पे हमारा प्रोजेक्शन थोड़ा ना रहेगा, तो हम भी इसको भी यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके पे क्लिक करोगे तो ये भी हमारा डिलीट हो चुका है। एक बार इसको ना सिलेक्ट करके पूरे पे कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू व्यू पे चलते हैं, ओके पे क्लिक करना है, 3D पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे देखो ये वाला जो बीम है ना ये हमारा यहाँ पे रह चुका है, इसको डिलीट कर दीजिए। और अगर आपके याद हो तो हमें इस वाले बीम की भी प्लिंथ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लिंथ पे हमारा ये पीछे वाला बीम रहेगा, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके करोगे तो यहाँ पे देखो अब हमारी स्ट्रक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे आते हैं और फ्रंट व्यू सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं टॉप पे, ठीक है। तो टेरिस की स्लैब को सिलेक्ट करते हैं और न्यू व्यू पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप 3D व्यू भी देख सकते हो या फिर टॉप व्यू भी देख सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला वो पोर्शन है जो कि ऊपर ममटी की स्लैब, ये वाला स्टेयरकेस वाला पोर्शन है और उसके बराबर में टॉयलेट रहेगा। जैसा कि प्लान के अंदर हम लोग डिस्कस किया था कि टॉप पे ये टॉयलेट रहेगा और ये हमारा जो स्टेयरकेस है उसकी ममटी बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं ज्योमेट्री के अंदर, ट्रांसलेशन रिपीट, वाई डायरेक्शन के अंदर मैंने बताया था कि इसकी 2.8 मीटर इसकी हाइट रहेगी, 2.8 मीटर। और उसके बाद लिंक स्टेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर की तरफ इसका ट्रांसलेशन रिपीट जो है हो जाएगा। क्या हमें इस कॉलम की आवश्यकता है? हमें बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमारे लिए 4 कॉलम ही यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट है। तो हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं व्यू पे और डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करोगे और अगर आप फ्रंट में जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है नीचे से लेके ऊपर तक कंप्लीट हो चुका है। 3D रेंडिंग के अंदर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो है ये प्रोजेक्ट जो है दिखाई देने वाला है, क्लियर। सो ये हमारा जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पे बेसिकली मटेरियल्स वगैरह जो है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि हमें इस पूरी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ज्योमेट्री वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ना एक ऑप्शन आपको दिखेगा
जो कि इंटरसेक्शन बीम का पॉइंट है। जनरली क्या होता है कि जहां से भी जिस पोर्शन से हमने अभी कॉलम डिलीट किए हैं, अगर हम इसको सेम ऐसे ही अगर हम इसको एनालिसिस कर देंगे तो ये उन पर्टिकुलर जॉइंट को अनस्टेबल जो है उन जॉइंट्स को दिखा देगा। तो हमें उससे बचने के लिए इसको बताना पड़ेगा कि ये बेसिकली कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बीम का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो भी सेकेंडरी बीम का इंटरसेक्शन। तो एक बीम है आपका जो कॉलम टू कॉलम जा रहा है वो प्राइमरी बीम हो गया, उसके ऊपर सेकेंडरी बीम रेस्ट कर रहा है। तो जहां पे हमने कॉलम डिलीट किए हैं वो सारे कॉलम कहां पे थे, जहां पे हमारा सेकेंडरी बीम रेस्ट कर रहा है। तो अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जहां से हमने कॉलम डिलीट किए हैं वो हमारे सेकेंडरी बीम के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये अब उसमें एरर हमें नहीं दिखाएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हाईलाइट करना है, ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वो सारे के सारे हमारे बीम जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं जहां पे भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था। अब हमें इसे नेक्स्ट कमांड देनी है कि इन सारे बीम को इंटरसेक्ट कर दे एक दूसरे के साथ में। अब इसने क्या कर दिया, इन सारे बीम को एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये हमें एरर शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आते हैं मटेरियल्स के अंदर, सॉरी मेटल्स नहीं, हमारा रहेगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे चलते हैं और सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे देंगे। कॉलम और बीम के लिए मैं यहाँ पे सेम साइज जो है वो यूज करने वाला हूँ। अब आप सोचोगे कि सर क्या यहाँ पे सेम साइज रहता है? इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली उन पे सेम साइज ही रहता है। जो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे साइज जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे आरसीडीसी के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पे गलत साइज भी डाल देते हैं, मान लो कोई मैं ऐसा साइज डाल देता हूँ जो कि फेल कर जाता है, तो आरसीडीसी के अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम तुरंत ही उस साइज को चेंज कर सकते हैं। जबकि हमें स्टैड प्रो के अंदर अगर उस साइज को चेंज करना है तो हमें काफी कुछ इसके अंदर चीजें करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आरसीडीसी के अंदर क्या होता है कि तुरंत ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सेम साइज रखने वाला हूं, तो जो डेप्थ रहेगी हमारी। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपको आएगी। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ना यहाँ पे इंचेस का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये इंचेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इंचेस दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ज्योमेट्री वाले ऑप्शन पे आना है और यूनिट वाले ऑप्शन पे जाना है, मीटर को सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करोगे तो ना आपको यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे मीटर का ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेप्थ ले रहा हूँ 0.45 और साइज ले रहा हूँ विड्थ 0.23। तो 0.45 0.23 यहाँ पे रहने वाला है, एड क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे आपको सीधे असाइन टू व्यू पे आपको क्लिक करना है और आपके जो सारे बीम है वो यहाँ पे असाइन हो जाएंगे। इसके अलावा मैं एक दूसरा साइज भी क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको नहीं लग रहा है कि सर हम दूसरा साइज कैसे असाइन करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0.35 डेप्थ ले रहा हूँ, ये बीम के लिए ले रहा हूँ, कुछ पोर्शन पे मैं बीम यहाँ पे करूंगा 0.23, एड और क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम असाइन करेंगे। व्यू पे आपको चलना है, आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू पे आना है और यहाँ से आप कंट्रोल की प्रेस करके इस तरीके से सिलेक्शन विंडो को यूज करके आप यहाँ से जो सारे कॉलम्स हैं उनको आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बीम सिलेक्ट ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो गलती यहाँ पे हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है। आप 3D रेंडिंग के अंदर भी जाके देख सकते हैं कि मेरे कॉलम जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस करोगे तो ये मेरे असाइन हो चुके हैं। 3D के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो कॉलम है वो यहाँ पे असाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद में बीम सिलेक्ट करते हैं तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो 230 यहाँ से इसको अनसिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से रेक्टेंगल इसको अनसिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से देखो ये ना ये जो मेरे बीम है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। टॉप वाले जो बीम है उनको 230 350 करके आपको दिखाऊंगा। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस करेंगे तो ये देखो असाइन हो चुके हैं। क्लियर, अब यहाँ पे 3D पे क्लिक करोगे तो देखो टॉप फ्लोर के आपके जो बीम है वो असाइन नहीं हुए, बाकी सारे बीम असाइन हो चुके हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है नीचे वाले बीम को, कौन से बीम बचे हैं हमारे, यहाँ पे ये वाला बीम बचा है और हमारा ये वाला बीम बचा है। ठीक है, सो असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस करोगे तो ये भी असाइन हो चुका है। 3D रेंडरिंग के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको मिल जाएगी।
मैंने अलग अलग बीम आपको सिर्फ असाइन करके दिखाया है, जनरली कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जब आप आरसीडीसी के अंदर डिजाइन करते हैं तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, क्योंकि आरसीडीसी हमें खुद साइन जो है साइज हम वहाँ पे तुरंत के तुरंत जो है डिजाइनिंग के अंदर चेंज करके देख सकते हैं कि क्या साइज वहाँ पे फिट बैठा है। हो सकता है कि हमारे कुछ कॉलम या कुछ बीम जो है 230 450 से कम पे भी पास हो जाए, तो हम वो वहां पे देखेंगे, अगर कोई कॉलम या बीम हमारा फेल करेगा तो हम तुरंत वहां पे साइज चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो असाइन हो चुकी है। अब इसके बाद में आप इसको यहाँ पे 3D व्यू कर लीजिए, फ्रंट व्यू भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट सपोर्ट पे जाना है। फिक्स सपोर्ट आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे व्यू पे आने के बाद में यहाँ से फ्रंट व्यू सिलेक्ट करिए और यहाँ से इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखो नीचे जो है हमारे नोड सिलेक्ट हो चुके हैं, रेड कलर आप दिख रहा होगा। उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड नोड, ये जो ऑप्शन है इस पर टिक करना है, असाइन यस करोगे तो यहाँ पे देखो हमारी जो सपोर्ट है वो असाइन हो चुकी है। 3D के अंदर जाके देखोगे तो सारे जो कॉलम है उस पे हमारी जो सपोर्ट है वो असाइन हो चुकी है। ठीक है, तो ये अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मॉडल क्रिएट किया, प्रॉपर्टीज असाइन की, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट जो है वो असाइन की। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है लोडिंग का। ठीक है, तो मॉडल हमारा जो है क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज है वो भी असाइन कर दी है, साथ ही साथ जो सपोर्ट का सिस्टम था वो भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है लोड से, क्योंकि जब हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे तभी ये इसको एनालिसिस करेगा। तो आपको यहाँ पे लोडिंग पे क्लिक करना है। हम इसके अंदर जो है सिस्मिक लोड जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी सिस्मिक लोड, विंड लोड या फिर स्नो लोड अप्लाई करो तो उसकी डेफिनेशन आपको सबसे पहले इसमें असाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही फिर हम मेन लोड वाले पार्ट पे जो है इस पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो डेफिनेशन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो व्हीकलर डेफिनेशन, टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो जनरली कॉमनली यूज की जाती है वो या तो विंड यूज किया जाता है या सिस्मिक जो है यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे सिस्मिक पे क्लिक करूंगा क्योंकि विंड इस पे अप्लाई नहीं होता है। विंड जो है ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं वहां पे ज्यादा अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे सिस्मिक पे क्लिक करूंगा। ऐड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट पैरामीटर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लेटेस्ट जो इंडियन कोड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट बेसिकली सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट था वो लखनऊ का था, सो मैं यहाँ पे लखनऊ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स करेंगे। इसके बाद में हमारा ये मीडियम सोइल पे रहने वाला और ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग्स। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। इसको ऐड पे क्लिक करना है तो ये देखो ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ वेट आपको असाइन करना है। ऐड पे क्लिक करोगे तो सेल्फ वेट असाइन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंबर वेट। तो मेंबर हमारा क्या है, जो हमारी ब्रिक की वॉल्स है वो सारी मेंबर्स के अंदर कंसिडर होंगी। तो हमें सबसे पहले ब्रिक का वेट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब उसका जो लोड है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ब्रिक का जो लोड है ना, यहाँ पे मल्टीपल लोड है, मल्टीपल लोड है। कैसे मल्टीपल लोड है, क्योंकि हमारे किसी पोर्शन पे हम लोगों ने 450 mm का बीम यूज किया है, किसी पोर्शन पे हम लोगों ने 350 mm का ब्रिक यूज किया है, कहीं पे हमारी हाइट 2.8 मीटर है, कहीं पे हमारी हाइट जो है वो 3 मीटर है। इसके अलावा जो पैरापिट वॉल्स होती हैं उनकी हाइट जो है वो 1 मीटर रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जनरली जो ब्रिक का लोड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ब्रिक की जो डेंसिटी होगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, ब्रिक की हाइट के साथ में और ब्रिक की विड्थ के साथ में। ठीक है, सो जनरली हमारा यहाँ पे 4.5 इंच की ब्रिक वॉल है तो ब्रिक की जो विड्थ है वो 115 mm रहेगी। तो यहाँ पे 19.20 हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और विड्थ हमारी 0.115 यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले H1 कैलकुलेट करते हैं। H1 क्या रहेगी, 3 मीटर माइनस 0.45, क्योंकि ब्रिक वर्क जो हम करते हैं बीम के बॉटम तक ही तो करते हैं। तो यहाँ पे 3 माइनस 0.45 अगर आप करोगे तो हमारी फर्स्ट हाइट निकल के आ रही है 2.55 मीटर। इसके अलावा H2 कैलकुलेट करते हैं तो H2 हमारी आएगी 0.35 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 0.35 करोगे तो यहाँ पे देखो 2.65 मेरी हाइट आ रही है। H3 हमारी आ रही है टॉप पे, अगर आपके याद हो तो 2.8 मीटर हाइट थी और 350 mm बीम की डेप्थ थी। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो 2.8 माइनस 0.35 करोगे तो यहाँ पे 2.45। और H4 हमारी कौन सी आएगी, जो 1 मीटर है, जहाँ पे हमारी पैरापिट वॉल वगैरह रहेगी। ठीक है, पैरापिट वॉल जो टेरिस पे रहेगी, इसके अलावा बालकनी वगैरह में रहेगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लोड कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको L1 लिख लेता हूँ। 19.20 मल्टीप्लाई बाई 2.55 मल्टीप्लाई बाई 0.115।
ठीक है। उसके बाद L2 कैलकुलेट करते हैं 19.20 मल्टीप्लाई बाई 2.65, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.115 से। उसके बाद L3 कैलकुलेट करेंगे, L3 मेरा 19.20 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2.45 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.115 से। उसके बाद L4 कैलकुलेट करेंगे 19.20 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर मेरी हाइट है और 0.115, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लोड आएगा 19.2 मल्टीप्लाई बाई 2.55 मल्टीप्लाई बाई 0.115, सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लोड आएगा वो आएगा 5.63। उसके बाद 19.2 मल्टीप्लाई बाई 2.65 मल्टीप्लाई बाई 0.115, नेक्स्ट लोड आएगा हमारा 5.85, ठीक है। उसके बाद 19.2 मल्टीप्लाई बाई 2.45 मल्टीप्लाई बाई 0.115, सो एक लोड आएगा हमारा 5.40 और ये वाला आएगा 19.20 मल्टीप्लाई बाई 0.115, ये आएगा हमारा 2.20। तो देखो इतने सारे मेंबर्स के लोड है, मैं इनको सारे नोट कर लेता हूँ और ये लास्ट वाला था हमारा 2.20, ठीक है। अब चलते हैं वापस से स्टैट प्रो के अंदर और इसको यहाँ पे सबको अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, स्टैट प्रो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसको कर लेना है। तो सबसे पहला हमारा जो लोड था वो था 5.63, क्लियर, इसको ऐड कर देते हैं। दूसरा हमारा जो लोड था वो था 5.85, इसको ऐड कर देते हैं। तीसरा जो हमारा मेंबर वेट था वो था 5.40, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चौथा जो था वो हमारा 2.20 था, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोर वेट। तो फ्लोर, अभी आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे स्लैब क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे फ्लोर लोड जो है वो दूंगा। तो आप स्लैब क्रिएट करो या मत करो, अगर आप फ्लोर लोड दे रहे हो तो उसका कोई भी हमारे स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ और यहाँ पे ना आपका फ्लोर लोड कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लोर बेसिकली लोड कैलकुलेट कैसे होगा कि जो हमारी कंक्रीट है उसकी डेंसिटी को आप स्लैब की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे। तो मैं यहाँ पे क्योंकि रेजिडेंशियल है तो 125 mm की थिकनेस लेने वाला हूँ। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 0.125, तो हमारा यहाँ पे फ्लोर वेट आएगा 3.125 प्लस 1 kN की फ्लोर फिनिशिंग हम लोग लेंगे तो 4.125 हमारा फ्लोर वेट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप स्लैब की थिकनेस 100 mm ले रहे हो, 150 ले रहे हो, 200 ले रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोड जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, क्लियर। इसके अलावा अगर ये लोड जो है आप आरसीडीसी के अंदर भी दे सकते हो, तो अगर आप यहाँ पे नहीं दे रहे हो तो आरसीडीसी के अंदर भी जाके दे सकते हो। आरसीडीसी का ये जो है बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारा फ्लोर वेट आएगा कितना 4.125, क्लियर। अब इसके अंदर देखो हमें इसकी हाइट जो है यहाँ पे देनी है। तो जनरली देखो ये जो लेवल है मेरा, ये लेवल मेरा प्लिंथ लेवल है, तो यहाँ पे तो मेरी स्लैब कास्ट होगी नहीं, तो मेरा फ्लोर कहाँ से आएगा, मेरा फ्लोर आएगा इस हाइट से। तो ये हाइट कितनी है, नीचे 2.8 मीटर और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा मिनिमम 5.8 मीटर। और टोटल मेरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, अगर आप देखोगे तो 3-3 मीटर के 4 फ्लोर है, 12 मीटर ये हो गया, 2.8 मीटर ऊपर 2.8 मीटर नीचे, तो 5.6 ये हो गया, तो 17.6 मेरी टोटल हाइट यहाँ पे होगी मीटर के अंदर। इसको ऐड कर दीजिए क्लोज। तो यहाँ पे देखो सारे लोड यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर लग चुके हैं, फल सल्फेट है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ। 5.63 का जो मेरा लोड था वो कहाँ पे लोड था मेरा 5.63, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5.63 था मेरा, जहां मेरी 2.55 हाइट थी, मतलब जहां पे मेरा 0.45 बीम की डेप्थ थी। तो 0.45 कहाँ पे मेरी बीम की डेप्थ है, अगर आपके ध्यान हो, सो इस वाले बीम पे आएगी 5.4 2.65, मतलब 450 mm, इस वाले बीम पे आएगी 450 mm, ठीक है। क्योंकि इस वाले बीम पे नहीं आएगी क्योंकि ये वाला जो बीम था इसकी जो डेप्थ ली थी वो 350 mm ली थी। तो यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 5.85, तो 5.85 मेरा लोड कहाँ पे था, जहां पे 350 mm का बीम था और 3 मीटर की हाइट थी। तो ये कंडीशन मेरी कहाँ पे आ रही है, ये कंडीशन मेरी यहाँ पे आ रही है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, 3 मीटर बीम था और मेरी जो हाइट थी वो कितनी थी, 3 मीटर बीम था और मेरी हाइट जो थी और 350 mm का बीम था। तो यहाँ पे आप इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस करेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट असाइन हो चुका है, सेकंड असाइन हो चुका है। ये देखो आगे वाले पोर्शन पे मैं नहीं लिया अभी क्योंकि यहाँ पे पैराफिट वॉल आएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट है 5.4। तो 5.4 अगर आप देखोगे तो 5.4 मेरा कहाँ पे है, जहाँ पे मेरी जो हाइट है वो कितनी है 2.8 मीटर और 350 का बीम है। तो यहाँ पे आते हैं, अगर आपके ध्यान होगा तो इस पोर्शन पे आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, न्यू व्यू पे चलते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं,
और यहाँ से 3D व्यू लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो लोड आएगा मेरा कहाँ पे आएगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आएगा। ठीक है, तो इतना आपको बड़ी बारीकी से ध्यान रखना है अगर आपको एक इकोनॉमिकल सेक्शन जो है वो डिजाइन करना है। ठीक है, वापस से डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फ्रंट व्यू पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे वाला जो लोड था ये जनरली पैराफिट वाला लोड था। अगर आप देखो तो किस किस पोर्शन पे आएगा, यहाँ पे भी मेरी पैराफिट वॉल रहेगी, इस पोर्शन पे भी मेरी रहेगी बालकनी पे, यहाँ पे भी बालकनी पे रहेगी, कोई रेलिंग वगैरह तो रहेगी ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाला लोड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। ठीक है, अभी मेरा लोड एक जगह पे और रह गया है, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू व्यू पे आते हैं, ओके, 3D व्यू के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो लोड है मेरा यहाँ पे भी तो रहेगा इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, क्योंकि ये कंट्रोल की प्रेस करके आपको उनको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये तो पोर्शन मेरा रह गया ना, हमने तो सिर्फ प्रोजेक्शन पे अप्लाई किया था, तो ये वाला पोर्शन मेरा रह गया था। तो यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे तो टेरिस की मेरी जो वॉल है वो यहाँ पे आ रही है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। तो देखो ये भी असाइन हो चुका है। डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे आओगे तो यहाँ पे देखो सारे लोड असाइन हो चुके हैं, ये देखोगे आप, क्लियर। ठीक है, ये भी असाइन हो चुका है, ये भी यहाँ पे जो है असाइन हो चुका है। तो ये मेरा यहाँ पे सिस्मिक डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो गई है। अब इसको यहाँ से करो मिनिमाइज। ठीक है, अब लोड केस डिटेल पे आओ, ऐड पे क्लिक करो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है सिस्मिक। सो यहाँ पे मैं सिस्मिक पे क्लिक करता हूँ, कहाँ गया जी सिस्मिक, सिस्मिक एस एक्स पॉजिटिव, सिस्मिक एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, सिस्मिक एक्स एस नेगेटिव। ठीक है, सिस्मिक एस जेड पॉजिटिव। ठीक है, सारे स्टेप बिल्कुल ध्यान रखना, तभी एस एक्स नेगेटिव, ऐड, इसके बाद डेड लोड के अंदर डी डी, उसके बाद यहाँ पे आएगा जी लाइव लोड। ठीक है, एल एल। ठीक है, ऐड क्लोज। तो यहाँ पे देखो सारे लोड आ चुके हैं, डेड लोड, लाइव लोड और सिस्मिक लोड। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सिस्मिक पे जाना है, सिस्मिक एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव फैक्टर, ऐड क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट पे आना है, ये नेगेटिव वाला है, तो हमें यहाँ पे आना है सिस्मिक और एक्स डायरेक्शन -1 इसको कर दीजिए। ठीक है, ऐड क्लोज। ठीक है, उसके बाद जेड पे आना है, ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पे हमारा जो है सिस्मिक पे आइए, जेड को सिलेक्ट करिए, पॉजिटिव जेड था तो ऐड क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट करिए, जो है ये देखो एस एक्स मैंने लिख दिया था, ये ना इसको आप एस जेड नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करिए, ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पे सिस्मिक पे आइए, जेड डायरेक्शन -1, ऐड क्लोज। ठीक है, तो ये देखो सारे लोड आ चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब डेड लोड के अंदर आओ, ऐड पे क्लिक करो, तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ वेट। ठीक है, -1, ऐड, क्लियर। इसके बाद मेंबर वेट, अब देखो सारे मेंबर वेट जो है वो हमें वही देने हैं जो हम लोगों ने वहां पे दिए। तो सबसे पहले मेरा मेंबर वेट था, यहाँ पे हमें जो लोड लेने हैं वो सारे नेगेटिव के अंदर ले लें, -5.63। सेकंड वाला जो था मेरा -5.85, उसके बाद फिर मेरा था -5.40। ठीक है, ऐड, और उसके बाद था मेरा 2.20, -2.20, ऐड। ठीक है, तो ये देखो सारे लोड यहाँ पे हो चुके हैं अप्लाई। उसके बाद फ्लोर वेट पे आओगे तो फ्लोर वेट मेरा कितना था, जो था नेगेटिव के अंदर 4.125, और यहाँ पे देखो वाई रेंज के अंदर मिनिमम था 5.8 और मैक्सिमम था कितना 17.60, ऐड क्लोज। ठीक है, ये सारे वेट आ चुके हैं। इसके बाद लाइव लोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइव लोड के अंदर सीधे आपको आना है फ्लोर वेट के अंदर, तो -2 रहेगा, रेजिडेंशियल के अंदर 2 रहेगा। अब यहाँ पे देखो लाइव जो मेरा लोड रहेगा मिनिमम 2.8 मीटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि लाइव तो प्लिंथ के ऊपर भी आएगा ना, तो वहां से हमें हाइट लेनी है, और मैक्सिमम मेरा कितना रहेगा 17.60। टॉप फ्लोर तक ले रहा हूँ मैं, टेरिस पे भी लाइव ले रहा हूँ, क्योंकि टेरिस भी जो है यूज होता है कई बार, हम लोग जो है कुछ छोटे मोटे पार्टी फंक्शंस यूज करते हैं। इसके अलावा जो ममटी की स्लैब थी उसके ऊपर भी हम लोग जो है वाटर टैंक वगैरह रखेंगे, तो मैं यहाँ पे जो है लाइव लोड उस पर कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे और देन क्लोज। ठीक है, तो ये सारे लोड आ चुके हैं, अब हमें इन्हें असाइन करना है। तो सबसे पहले सेल्फ वेट, असाइन टू व्यू, असाइन यस। ठीक है, सेल्फ वेट असाइन हो गया है। अब यहाँ पे देखो 5.63 मुझे असाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आओ फ्रंट व्यू पे। तो 5.63 मेरा कहाँ कहाँ पे था, अगर आपके ध्यान हो 5.63 मेरा इस पोर्शन पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था। ठीक है, इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस।
ठीक है, तो ये असाइन हो चुका है। इसके बाद 5.85 मेरा कहाँ पे था, सिर्फ एक जगह पे था, वो मेरा ये वाला पोर्शन था। इसको सिलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस, ठीक है। इसके बाद 5.4 कहाँ पे था, टेरिस पे, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए, न्यू व्यू पे जाइए, ओके, 3D पे आइए, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ पे अपना ये थोड़ा सा सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत आएगी। सो आप ये पोर्शन जो है ना आपका ये वाला है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस, ठीक है। यहाँ से अब डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर लीजिए। उसके बाद 2.2 मीटर वाला यहाँ पे फ्रंट पे आइए, कहाँ पे आएगा, इस पोर्शन पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ इस पोर्शन पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस, ठीक है। एक बार टॉप फ्लोर और सिलेक्ट कर लीजिए और इसको 2.2 वाले को न्यू व्यू पे क्लिक करते हैं, ओके, 3D पे चलते हैं और 2.2 मीटर वाला जो मेरा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखो सारे लोड मेरे अप्लाई हो चुके हैं, सेल्फ वेट, ये सारे फ्लोर वेट, ये रेट, ये लाइव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप सारे वेट हमारे यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे जो है लोड केस डिटेल को सिलेक्ट करना है, ऐड पे जाना है और यहाँ से ऑटो लोड जनरेशन पे आना है और IS कोड हमारा जो था IS 456 जनरेट लोड पे क्लिक करना है। ये सारे आ चुके हैं, ऐड, देन क्लोज, यहाँ पे देखोगे ये हो चुके हैं। उसके बाद हमें जाना है एनालिसिस पे, डिफाइन कमांड एनालिसिस, ऑल पे आप क्लिक करोगे, ऐड, देन क्लोज, तो ये हमारी कमांड आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो है एनालिसिस पे, रन एनालिसिस पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट सेव करने के लिए बोलेगा, सेव पे क्लिक करोगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे देखो एनालिसिस जो है वो हो जाएगा। एक वार्निंग यहाँ पे आई है, कोई भी एरर नहीं है, तो बेसिकली एरर नहीं आना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरी रिपोर्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वार्निंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली जो है वार्निंग कहाँ गई हमारी, ये, ठीक है, ये दिस UBC एनालिसिस हैज टेंशन कंप्रेशन, तो ये ना जनरली सिस्मिक की वजह से आती है। अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ना यूटिलिटी पे आना है, यूटिलिटी पे आओगे तो कमांड फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्लियर। और यहाँ पे ना आपको जो है लोड वाले पोर्शन पे आना है, यहाँ पे देखो मेरा लोड, ठीक है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ना ये सारे लोड मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लोड X1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस, उसके बाद एंटर, चेंज, ठीक है, ये चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे एंटर करना है, परफॉर्म एनालिसिस, ठीक है, एंटर, चेंज, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर ले। नेक्स्ट सिलेक्ट करना है, एंटर, परफॉर्म एनालिसिस, एंटर करना है, चेंज, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंटर, परफॉर्म एनालिसिस, ये सिर्फ सिस्मिक वाले में करना है आपको। ये सारे देखो लोड कौन से सिस्मिक के हैं, SX पॉजिटिव, SX नेगेटिव, SZ पॉजिटिव, इसलिए मैंने नाम इसलिए दे दे ताकि हमें बाद में हमें अगर कुछ चेंज करना हो तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए और इसको ना क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पे सेव पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये ना प्रोजेक्ट जो है आपका अब यहाँ पे रीडिजाइन हो जाएगा। तो एनालिसिस पे जाना है, रन एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि हमारा जो वार्निंग है ना वो खत्म हो जाएगी। देखो वार्निंग हमारी खत्म हो चुकी है, तो एरर भी खत्म हो गया हमारा, वार्निंग भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीटली जो है क्या हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है। मैं यहाँ पे शियर फोर्स और ये सब चीजें आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि उसका इतना कोई रिलेवेंट नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि हमें जो है प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है। अब हम इसकी जो है डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कोई फाइल के अंदर एरर नहीं आया है, फाइल के अंदर कोई भी अगर आप देखोगे तो कोई भी जो एक वार्निंग थी वो भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। सारी चीजें हमारी यहाँ पे ऑल ओके है। अब इसको सीधे हम RCDC के अंदर लेके जाएंगे और इसको मैं डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने RCDC सॉफ्टवेयर को जो है ओपन कर लिया, तो जब RCDC सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है, तो जो भी प्रोजेक्ट आपका नाम हो वो आप यहाँ पे रखिए, क्लाइंट नेम, इंजीनियर नेम। उसके अलावा लेटेस्ट IS कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
IS456। उसके बाद आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको वो फाइल ओपन करनी है जो कि आपने स्टैड प्रो पे बनाई है। इसको ओपन पे क्लिक करोगे, ये फाइल को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब इसको आप RCDC के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं तो स्टैड प्रो के अंदर वो फाइल क्लोज होनी चाहिए। अभी देखो मैंने कोई भी स्टैड प्रो की फाइल ओपन नहीं की हुई, अगर वो स्टैड प्रो के अंदर ओपन है तो ये इसको इंपोर्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे फुटिंग पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली यहाँ पे जो है क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो हमें ग्रिड लाइंस बनी बनाई मिलती हैं, कॉलम की प्लेसिंग बनी यहाँ पे मिलती है। तो हमें RCDC सॉफ्टवेयर्स का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो फुटिंग के नेम वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। मैं यहाँ से इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अलग अलग टाइप की फुटिंग ले सकते हो। तो मैं जो हमारी ट्रेपेजोडियल टाइप की जो फुटिंग्स होती हैं वो मैं यहाँ पे जो है क्रिएट कर लेता हूँ। स्लोप फुटिंग, जनरली इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे स्लोपिंग फुटिंग्स रहती है। राफ्ट फाउंडेशंस वगैरह यहाँ पे नहीं रहता, तो आपको यहाँ पे ये स्लोपिंग फुटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से वन बाय वन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये आप देखोगे तो यहाँ पे सारी स्लोपिंग फुटिंग्स, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है क्लियर, ठीक है। राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन दिया है। तो ये ऑफसेट बेसिकली क्या होता है कि जो जनरली कॉलम के फेस पे जहां पे फुटिंग ऊपर जाके मिलती है तो कॉलम से वो कितना दूर रहेगी, मतलब उसके चारों साइड का जो पेडेस्टल रहेगा, कॉलम पेडेस्टल, वो कितना एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे 75 का मतलब ये है कि कॉलम के चारों साइड जो है 75 mm एक्स्ट्रा जो है क्या रहेगा, मेरा ऑफसेट रहेगा। क्लियर, किस तरीके से रहेगा यहाँ पे एक बार मैं आपको ना दिखा देता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे मेरा जो कॉलम का साइज है वो है कितना, 230 बाई 450, ठीक है। ये कितना है 230 और ये मेरा है 450। नीचे मेरी फुटिंग रहेगी यहाँ पे, ये फुटिंग का आउटर वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये मेरी फुटिंग का इनर वाला पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है, इनर वाला पोर्शन है। तभी तो मेरा ऐसे स्लोप बनेगा फुटिंग के अंदर इस तरीके से। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो पोर्शन है उसको ऑफसेट ये बोल रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट 50 रहता है। आप 75 लेके कर सकते हो, 100 लेके कर सकते हो, फिर आप 50 भी रखना चाहो तो आप 50 भी उसको जो है रख सकते हो। तो मैं 75 यहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, तो 75 मैंने यहाँ पे लिया। अब आपको यहाँ से इसको कंट्रोल C करके इसको नीचे ऊपर सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर दीजिए, 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग पे आना है। जनरल सेटिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ग्रोस SBC, मतलब जो हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पे अगर आपके पास में सॉइल की रिपोर्ट है तो आप यहाँ पे वो बेयरिंग कैपेसिटी डाल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 M25 आप जो रखना चाहो तो मैं M20 यहाँ पे रख लेता हूँ। FE 550 में यहाँ पे यूज करूंगा। बाकी आपको यहाँ पे जो है क्लियर कवर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 mm आपको इसको करना है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। सेटिंग के अंदर आना है, रेनफोर्स सेटिंग के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम डाया आप चेंज कर लीजिए। तो मैक्सिमम डायमीटर में यहाँ पे 16 mm रखने वाला हूँ। यहाँ पे 16 mm, यहाँ पे एक 16 mm। नहीं तो क्या होगा, मान लो आपने 32 mm तक सिलेक्ट किया हुआ है तो ये हो सकता है कि 25 mm 32 mm तक का डाटा पे आपको एनालिसिस करके दिखा दे, क्योंकि तो सॉफ्टवेयर है, ये तो कुछ भी कर सकता है। आप इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से मैक्सिमम डाया सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सीधे यहाँ पे आना है बेसिक लोड केस डिटेल पे। यहाँ से आप देखो ये सारे लोड हमें सिलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट लोड हमारा कौन सा था, अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन, ये भी हमारा अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट था हमारा अर्थक्वेक जेड डायरेक्शन, ये हमारा अर्थक्वेक जेड डायरेक्शन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नाम जो है वो जरूर रखिए ताकि आपको जो है बाद में पता रहे कि कौन सा लोड हमारा कौन सा था। तो DD हम लोगों ने लिया था डेड लोड, और एल हम लोगों ने लिया था लाइव लोड, ठीक है। सो आप यहाँ से इसको सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल की प्रेस करके इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ओके पे क्लिक करिए, और यहाँ से फॉर रेगुलर स्ट्रक्चर्स फिर ओके पे क्लिक करिए, और यहाँ पे फिर फॉर रेगुलर स्ट्रक्चर्स ओके करिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, डिजाइन पे आना है, ऑटो डिजाइन पे आपको क्लिक करना है। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो डिजाइन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमारी सारी फुटिंग्स जो है वो डिजाइन हो चुकी हैं। फुटिंग का साइज हमें यहाँ पे देखो सारी फुटिंग्स का साइज पता चल गया है कि FC1 का साइज 1700 बाई 1500 है, 225 इसकी डेप्थ है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे देखो रेनफोर्समेंट की डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको और ध्यान से देखना है तो रिपोर्ट वाले सेक्शन पे आना है, और यहाँ पे डिटेल ड्राइंग पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल फुटिंग की डिटेल ड्राइंग देखनी है या सभी की देखनी है, इस पे आप क्लिक करो। प्लान देखना है, सेक्शन देखना है, ओके पे क्लिक करो, तो आपको ने पूरी ड्राइंग बना के देगा। और इस ड्राइंग को आप जो है सेव कर सकते हो और ऑटोकैड के अंदर ले जाके मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये मेरी फर्स्ट फुटिंग है,
FC1 इसका प्लान ये आपको दिख रहा होगा। देखो ये 75 मैंने बताया था ना कि 75 क्या होता है। और यहाँ पे देखो ये रेनफोर्समेंट है, और देखो बॉटम साइड में 10 mm का सरिया है, 300 mm सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पे 245 mm सेंटर टू सेंटर, और टॉप में भी यहाँ पे रेनफोर्समेंट लिया है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल ड्राइंग देगा। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ना सेव कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को सेव करना पड़ेगा, और फिर इस फाइल को आप DXF फॉर्मेट के अंदर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इसके अलावा रिपोर्ट के अंदर अगर आपको बिल ऑफ क्वांटिटी चाहिए, जैसे बिल ऑफ क्वांटिटी पे क्लिक किया, BOQ समरी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देखो सभी के रेट आप डाल सकते हो कि M20 ग्रेड का आपको क्या रेट रखना है, जो भी मार्केट रेट है वो रेट आप यहाँ पे डाल के ओके पे क्लिक करोगे तो आपको BOQ बना के ये दे देगा। यहाँ पे देखो टोटल BOQ समरी आपको बता रही है कि यहाँ पे M20 जो कंक्रीट लगने वाली है वो 15 क्यूबिक मीटर लगने वाली है। यहाँ पे जो स्टील है वो 486 केजी लगने वाला है। शटरिंग की क्वांटिटी, PCC की क्वांटिटी, एक्सकेवेशन की क्वांटिटी, बैक फिलिंग की क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी आपको निकाल के दे देगा। BBS पे अगर आप क्लिक करोगे तो जनरेट BBS पे आप जाओगे, आप ऑल फुटिंग का देखना है, सब किसका सिंगल फुटिंग का BBS देखना है, जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपको BBS बना के भी दे देगा। तो RCDC सॉफ्टवेयर का ये सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए मैं डिजाइनिंग जो है हमेशा RCDC सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो है वो प्रीफर करता हूँ। तो थोड़ा सा भी टाइम लेगा। यहाँ पे देखो पूरा जो है BBS बना के दे दिया। ये फर्स्ट फुटिंग का BBS है। आप जूम इन करोगे तो यहाँ पे देखो बिल्कुल प्रॉपर कटिंग लेंथ आपको दी है, नंबर ऑफ बार यहाँ पे दी है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देगा, और हर एक फुटिंग के अंदर टोटल क्वांटिटी भी देगा। यहाँ पे देखो FC1 फुटिंग के अंदर टोटल हमारा जो यूज होने वाला है वो 35 kg यूज होने वाला है। तो इस तरीके से आपको टोटल भी यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो ये हमारा सबसे पहले फाउंडेशन डिजाइन हो गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। नो पे क्लिक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट जो है ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे कॉलम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, वापस से फाइल को ओपन करते हैं, ओपन। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो कॉलम वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप ये बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं तो स्टैड प्रो का एक कोर्स है हमारे पास में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वो 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दिवाली ऑफर पे जो लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑल इन वन का जो चल रहा है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे जो है कॉलम क्रिएट इसने कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे ना यहाँ से देखो ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज कर सकते हो। तो जनरली मैं कॉलम के अंदर M25 ग्रेड मिनिमम लेके चलता हूँ। इसके अलावा यहाँ से आपको जो है चेंज करना है 550। और आप ऐसा नहीं, FE500 पे भी आप डिजाइन इसको कर सकते हो। तो आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं FE550, ये भी मैं यहाँ पे FE550 लूंगा। कवर कॉलम के अंदर 40 mm रहता है, तो आप यहाँ से इसको कवर को चेंज कर लीजिए 40 mm, क्योंकि कॉलम के अंदर हम लोग जो है 40 mm कवर लेके चलते हैं, 40 mm 40 mm। इसके बाद सिंपल सेटिंग पे आना है, डिजाइन सेटिंग पे क्लिक करना है। डक्टाइल डिजाइन को चेक मार्क कर लेना, क्योंकि हम लोग जो है इसको सिस्मिक के अंदर डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पे देखो डक्टाइल डिजाइन सेलेक्ट करते के साथ ही, सॉरी ये तो बीम की इन्फॉर्मेशन है, कॉलम की हमारी सही है, तो बाकी हमें कुछ चेंज नहीं करना। रेनफोर्स डिटेलमेंट के अंदर मैं मैक्सिमम यहाँ पे 25 mm यूज करने वाला हूँ, क्लियर। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 25, मैक्सिमम 25। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो है सारी चीज़ें बाकी सब कुछ ओके है, और कुछ करना नहीं है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सेटिंग पे आपको आना है, और बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक लोड केस पे आना है, और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे सिस्मिक S अर्थक्वेक, अर्थक्वेक X, ठीक है। अर्थक्वेक जो है हमारा ये Z, ये भी हमारा जो है अर्थक्वेक जो है Z रहेगा। ये हमारा जो है डेड लोड रहेगा, ये हमारा जो है क्या रहेगा, लाइव लोड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से इसको 1 by 1 जो है यहाँ से इसको क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, ट्रांसफर करिए, ओके पे क्लिक करिए, और यहाँ से फॉर रेगुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओके। सो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब डिज़ाइन पे आपको आना है, ऑटो डिज़ाइन पे क्लिक करना है, तो आपका ये जो है डिजाइनिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। जितने भी कॉलम हमारे जो है पास होंगे वो ग्रीन में दिखाएगा, जितने कॉलम हमारे फेल होंगे वो रेड के अंदर दिखाएगा। सो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि कुछ कॉलम हमारे रेड में है, कुछ कॉलम हमारे जो है यहाँ पे ग्रीन के अंदर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि हो सकता है कि जो साइज है उसमें वो पास ना हो, तो आपको यहाँ पे देखो क्लिक करना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करके रीडिजाइन पे कॉलम पे आना है, और यहाँ से ना साइज चेंज कर दीजिए। जैसे 230 है, मैं यहाँ पे इसको 300 कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे रीडिजाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कॉलम मेरा पास हो चुका है, ठीक है। एक्सेप्ट पे क्लिक करो, उसके बाद नीचे की तरफ आओ, इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, और रीडिजाइन पे आओ। आप सोच रहे हो इतना हैवी कॉलम क्यों ले रहा है,
क्योंकि सिस्मिक हम लोगों ने अप्लाई किया है। जब सिस्मिक होता है तो स्ट्रक्चर हमारी हैवी होती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को जो है विदाउट सिस्मिक अगर आप करोगे तो 230 बाई 350 में भी आपके कॉलम जो है वो पास हो जाएंगे। रीडिजाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कॉलम ये भी मेरा पास हो गया है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आते हैं, ये C7 वाला फेल है, इस पे रीडिजाइन कॉलम पे चलते हैं। इसका साइज यहाँ पे 300 300 300 300 और यहाँ पे 300, ठीक है। और रीडिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये भी देखो मेरा कॉलम, अब देखो ये कॉलम ना यहाँ पे फेल हो गया है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 230 इसको 500, ठीक है, 500, ये भी मेरा 500, ठीक है, ये भी 500, क्लियर। उसके बाद रीडिजाइन पे क्लिक करेंगे तो जो है देखो कॉलम मेरा यहाँ पे पास हो चुका है। तो इसलिए मैंने बोला था कि कॉलम का साइज आप कुछ भी रख लो, बाद में जब आरसीटीसी के अंदर जाओगे तो आप उसको बड़े आसानी से चेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक करके आप इसको भी यहाँ से रीडिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे 300 300 300 300 और यहाँ पे 300, ठीक है। रीडिजाइन करोगे तो यहाँ पे देखो कॉलम देखो यहाँ पे नहीं हुआ है, तो मैं इसको ना अनलॉक पे क्लिक करके और यहाँ से ना 500 इसको कर लेते हैं। रीडिजाइन, ठीक है। सो देखो एक्सेप्ट, क्लिक, और यहाँ पे देखो सारे कॉलम हमारे यहाँ पे पास हो चुके हैं। कॉलम के अंदर हमारी क्या रेनफोर्समेंट रहेगी वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 10 सरिये हैं 12 mm के। उसके बाद टॉप फ्लोर में जाके 8 सरिये हो जाएंगे 12 mm के। 4 16 4 12 है यहाँ पे, 4 16 4 12, 4 16 6 12, इस तरीके से सारे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे आओगे तो आपको ये रेनफोर्स जो हमारी स्टिरप्स है उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। रिपोर्ट में जाके अगर आप यहाँ पे जो है डिटेल ड्राइंग देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आपको किसी भी कॉलम की देखनी है, तो जैसे C1 कॉलम की देखनी है, ओके पे क्लिक करोगे, C1 कॉलम की आपको यहाँ पे डिटेल ड्राइंग मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे C1 कॉलम की सारी रेनफोर्समेंट की डिटेल है। नीचे देखो फाउंडेशन के अंदर 2.8 मीटर तक ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है सारी, 10 सरिये 12 mm के, और इस तरीके से स्टिरप्स हमें देनी है। उसके बाद जो है 2.8 मीटर से ग्राउंड फ्लोर पे हमारी ये डिटेल है। उसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर पे ये डिटेल है, सेकंड फ्लोर पे ये है, और यहाँ पे टॉप फ्लोर पे हमारी जो है ये डिटेल यहाँ पे रहने वाली। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। रिपोर्ट के अंदर ही अगर आप जाके देखोगे तो बिल ऑफ क्वांटिटी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, बीओक्यू समरी, ओके पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे पूरा बीओक्यू बना के दे देगा। टोटल कंक्रीट लगने वाली है 24.58 kg वो क्यूबिक मीटर्स। रेनफोर्समेंट यहाँ पे देखो टोटल लगने वाली है 6224.51 kg। इसके अलावा शटरिंग की कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। टोटल देखो 7,36,415 रुपए हमारे लगने वाले हैं। बीबीएस पे आप क्लिक करके जनरेट बीबीएस पे आप क्लिक करो, जैसे ऑल कॉलम का बीबीएस मुझे चाहिए, जनरेट पे क्लिक करोगे तो मेरा ऑल कॉलम का बीबीएस भी यहाँ पे मुझे जनरेट करके ये दे देगा। और आप उस फाइल को जो है क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर, और क्लाइंट को जो है क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बाकी ये आपका पूरा का पूरा जो फाइल है उसको जो है प्रोसेस कर देगा। बीबीएस के अंदर क्या है ना, हमने सारे कॉलम जो है सिलेक्ट किए हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइम जो है ले रहा है। आप सिंगल कॉलम करके भी जो है उसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो आरसीडीसी सॉफ्टवेयर का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि यहाँ पे देखो ये पूरी ड्राइंग करके दे दी। इसको आप जूम इन कर लेना, थोड़ी बड़ी फाइल हो गई है तो थोड़ा सा ये जो है क्या कर रही है, यहाँ पे थोड़ी सी स्लो ओपन हो रही है। यहाँ पे देखो ये पूरा कॉलम का वर्टिकल सेक्शंस की जो बार की प्लेसमेंट है वो कैसे रहेगी। यहाँ पे देखो लैप भी देखो अलग अलग अल्टरनेट लैप किए हैं। देखो इस पोर्शन पे देखो सारे अल्टरनेट लैप यहाँ पे किए हैं। राइट साइड पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो आपको ये पूरा का पूरा जो है बीबीएस आपको मिल जाएगा एक कॉलम का। और इधर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम की आपको यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट, मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ, हम लोग जो है स्लैब डिजाइन करके यहाँ पे देखते हैं। और पहले चलो बीम डिजाइन करके दिखा देता हूँ आपको, और किसी एक फ्लोर का बीम मैं डिजाइन करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे बीम पे सिलेक्ट किया, सो 5.8 मीटर जो हमारा ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब है वो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ना देखना, पूरे की पूरे बीम का लेआउट बना हुआ मिलेगा आपको। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आरसीडीसी सॉफ्टवेयर का। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा बीम का लेआउट आपको इसने बीम के नंबर्स के साथ में आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। तो सिंपल सेटिंग पे जाओ और जनरल सेटिंग्स पे आप आओगे तो डक्टाइल डिजाइन आप कर लेना, M25 यहाँ पे 550, रेनफोर्समेंट जो है मैक्सिमम 20, क्लियर, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम 20,
ठीक है, ये बाकी यहाँ पे रहने दीजिए सेम ऐसे, ओके पे क्लिक कर दीजिए। और डिजाइन के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे लोड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अर्थक्वेक एक्स, यहाँ पे अर्थक्वेक एक्स, जेड, जेड, डेड लोड और यहाँ पे लाइव लोड। ठीक है, सो यहाँ से इनको सबको सेलेक्ट कर लीजिए, एरो पे क्लिक कर लीजिए, ओके पे क्लिक करिए। ठीक है, फॉर रेगुलर स्ट्रक्चर्स ओके, और यहाँ से डिजाइन पे क्लिक करिए, ऑटो डिजाइन पे जाइए, और ये आपके सारे के सारे जो बीम है आपको डिजाइन करके दे देगा। कोई भी बीम अगर फेल होता है तो फिर वही आप उसका साइज वगैरह चेंज करके उसको जो है वापस से रीडिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस होने में। यहाँ पे देखो सारे के सारे बीम हमारे पास है, सिर्फ एक बीम फेल है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और डिजाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप डिजाइन पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है मिल रहे हैं। मैं एक बार अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना हमें इसका साइज चेंज कर देना है बस। ठीक है, मैं इसको ना 500 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैं 500 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको ना इस पे क्लिक करना है रीडिजाइन पे। सो ये ना अभी भी देखो पास नहीं हुआ है, और तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अनलॉक पे क्लिक करते हैं और इसको ना 300 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पास हो चुका है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे बीम मेरे ग्रीन के अंदर है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, 7, सबके यहाँ पे जो है टॉप में, बॉटम में, मिडिल में कितनी रेनफोर्समेंट रहने वाली है वो सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। स्टिरप्स की यहाँ पे देखो, स्टिरप्स मिडिल पोर्शन पे 150 सेंटर टू सेंटर है जनरली, नीचे 125 है, और जो एंड पोर्शन होता है वहाँ पे 75 है। तो अगर आपको ड्राइंग की बेसिक डिटेल पता है तो आपको पता होगा कि बीम का सेंटर पोर्शन पे स्पेसिंग ज़्यादा होती है स्टिरप्स की, और एंड पोर्शन पे थोड़ी सी कम होती है। आप यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करके इसकी जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए आप रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आपको जो ड्राइंग्स चाहिए वो सारी ड्राइंग्स आपके यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ पे बिल ऑफ क्वांटिटी पे क्लिक करके बीओ की समरी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे देखो बीओक्यू जनरेट हो चुका है। टोटल 7.81 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाली है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टोटल इतनी जो है रेनफोर्समेंट लगने वाली है। टोटल जो है 69.74 स्क्वायर मीटर हमारे यहाँ पे शटरिंग लगने वाली है। बीबीएस के अंदर क्लिक करके जनरेट बीबीएस पे आप क्लिक करोगे तो अगर आप कोई भी एक बीम का लेना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से टोटल देखना है तो यहाँ पे देखो पूरा एक बीम जो कंटिन्यूअस बीम था, B1, B2, B3, इस तरीके से B1, B2, B3, तो कंटिन्यूअस बीम का क्रॉस सेक्शन आप देखो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आपको दिख जाएगा। टोटल इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ रही है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। किस तरीके से हमारी बार प्लेसमेंट हो रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक स्लैब का डिजाइन करके और दिखा देता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आपको डिजाइनिंग के फील्ड में जाना है तो ये सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। स्लैब भी देखो ऐसे फ्लोर वाइज आती है, तो मैं ग्राउंड फ्लोर की स्लैब यहाँ पे 2.8 मीटर पे तो हमारी कोई स्लैब ही नहीं है क्योंकि वो तो प्लिंथ लेवल है। तो फर्स्ट हमारी 5.8 पे आ रही है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो हमारी यहाँ पे देखो स्लैब जो है यहाँ पे बेसिकली जो है आ जाएगी। अब हमें ना यहाँ पे स्लैब के अंदर क्या करना है, एक तो ना स्लैब की थिकनेस मेंशन करनी है। तो 125 mm हम लोगों ने स्लैब की थिकनेस लिया था, और यहाँ से इसको ना कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा इम्पोज लोड, ठीक है, तो इम्पोज लोड हमारा 4.125 था अगर आपके ध्यान हो, और हमारा लाइव लोड 2 था। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपसे बोला था ना उस टाइम पे कि आप इम्पोज लोड और ये लाइव लोड जो है चेंज भी कर सकते हो जब आप आरसीडीसी के अंदर डालोगे। तो यहाँ पे देखो ये सारी मैंने डाल दी। एक देखो सबसे बड़ा बेनिफिट राइट साइड में आपको दिख रहा है, सारी की सारी जो स्लैब है वो इसने क्रिएट कर दिए हैं। जिस पे डबल एरो आपको दिख रहा है वो 2 वे स्लैब है, और जहाँ पे आपको सिंगल एरो दिख रहा है वो आपकी 1 वे स्लैब है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 वे स्लैब है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसके अंदर पूरी ऐसी ड्राइंग्स बनी बनाई आपको मिलेगी। सेटिंग के अंदर जाना है, डिजाइन पैरामीटर्स के अंदर आपको यहाँ पे ये 550। अब यहाँ पे देखो आपको बेंट अप बार मतलब क्रैंक वाली स्लैब डिजाइन करनी है या फिर विदाउट क्रैंक वाली, तो मैं यहाँ पे क्रैंक वाली लूंगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मैक्सिमम रहने वाला है वो 12 mm रहेगा डायमीटर। बाकी सबको आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए। 550 कवर 20 mm, ओके पे क्लिक करोगे ये हमारा जो पार्ट है हो चुका है। सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पे ना इसको परफॉर्म चेक जरूर कर लेना, ये स्लैब के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नीचे आओगे,
सारी चीजें हो चुकी हैं, लोड हम पहले ही दे चुके हैं। डिजाइन पे क्लिक करोगे, ऑटो डिजाइन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो स्लैब मेरी डिजाइन हो गई है, ठीक है। S1 S2 S3 प्लान के अंदर हम लोगों ने देखा ही था कि हमारी S1 S2 S3 कौन सी है। जैसे S4 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे S4 है। डिजाइन आउटपुट पे आओगे, देखो S4 है, M25 ग्रेड है, और यहाँ पे देखो 8 mm का सरिया है, 170 सेंटर टू सेंटर। एक्स्ट्रा जो हमारे यूज होते हैं वो एक साइड में हमारे जो है 265 है, दूसरी साइड में हमारे यहाँ पे 300 mm है, ठीक है। आप इसकी ना रिपोर्ट में जाके जनरल अरेंजमेंट प्लान अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से देखो, ये जनरल अरेंजमेंट प्लान है और ये आपकी यहाँ पे बीम है। इसके अलावा यहाँ पे आप आओगे इन प्लान डिटेलिंग पे, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ना एक और प्लान यहाँ पे देखने के लिए मिला है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है, आप इसको ऑटोकैड के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। ये ना रेनफोर्समेंट बता रहा है कि एक्चुअल में रेनफोर्समेंट हमारी किस तरीके से जाएगी। देखो ये सारी क्रैंक हमारी यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा रिपोर्ट के अंदर ही ना आपको ना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, जो कि स्लैब का सेक्शन है। मैं ना एक बार यहाँ पे आउटपुट इस पे आ जाते हैं, मैं ना आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ। सेक्शन कौन सी स्लैब का दिखाऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सेक्शन आपको दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट पे आना है, स्लैब के सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो कितने स्लैब है, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारी जो स्लैब है ये वाली कौन सी स्लैब है, S4। आप इसको S4 सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरी स्लैब हमारी कौन सी है, S7, इसको यहाँ से आप S7 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और तीसरी स्लैब यहाँ पे देखोगे तो आप हमारी ये कौन सी है, S11, ठीक है। ये वाली जो स्लैब है यहाँ पे, सो आप इसको यहाँ पे S11 सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट सपोर्ट, यहाँ पे देखो लेफ्ट सपोर्ट मेरी कौन सी है, B1, तो मैं यहाँ पे B1 डाल दूंगा, ठीक है। और इसका साइज हमारा बीम का 230 450, ठीक है। और राइट सपोर्ट यहाँ पे देखो हमारा बीम कौन सा है, B6, तो मैं यहाँ पे B6 डाल दूंगा, 230 450। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो इसके लिए हमारी जो लेफ्ट सपोर्ट है कौन सी है, B9 राइट सपोर्ट जो, सॉरी, ठीक है, ये भी 230 450, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखो इसके लिए ये बाहर बीम कौन सा है, B12, ठीक है, 230 और यहाँ पे 450, ठीक है। बीम के साइज मैंने डाले। अब ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा सेक्शन बना के इसने आपको दे दिया। यहाँ से देखो किस तरीके से क्रैंक जा रहा है, ये क्रैंक जा रहा है बार यहाँ पे बॉटम पे है, ऊपर क्रैंक लग के ऊपर आगे की तरफ चला गया, इधर से बार आएगी ऐसे, ऊपर क्रैंक लग के ऊपर की तरफ चला गया। सेंटर टू सेंटर क्या स्पेसिंग रहने वाली है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है। यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, तो प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा कि ये बार यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये बार कंटिन्यूअस आगे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉप एक्स्ट्रा है और आगे प्रोजेक्शन पे सीधी जो है चली जाएगी, तो आपको ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको देना है। ऐसी रिपोर्ट के अंदर आप बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर जाएंगे, सो यहाँ से आप बीओक्यू समरी पे चेक मार्क करके आपको बीओक्यू यहाँ पे बना के दे देगा। टोटल देखो 8.73 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रही है, 598.89 मतलब 600 जो है केजी यहाँ पे रेनफोर्समेंट लग रही है। टोटल शटरिंग 69.87 स्क्वायर मीटर लग रही है। टोटल कॉस्टिंग आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसके अलावा बीबीएस पे क्लिक करके आप यहाँ से जनरेट बीबीएस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जनरेट बीबीएस भी ये बेसिकली जनरेट करके दे देगा हर एक स्लैब का। और क्या चाहिए आपको ये बताओ, जीवन के अंदर आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल रही है, क्वांटिटी मिल रही है, बीबीएस आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखो हर एक स्लैब का बीबीएस आपको देखो बिल्कुल ये डिटेल में बना के दे रहा है कि यहाँ पे आपका किस तरीके से उसकी कटिंग लेंथ रहेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, यही बीबीएस आपको यहाँ पे जो है जाके देना है साइट पे, और इसी से आपका जो है वर्क एग्जीक्यूट होगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आरसीडीसी सॉफ्टवेयर का। पूरा प्रोजेक्ट मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किया, और डिटेल में अगर आप स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हो इस तरह की डिटेलिंग के साथ में, तो हमारा कोर्स है सॉलिट्यूड एजुकेशन की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।